हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आपको पता है हमारा 1000 क्वेश्चन की फिजिक्स में सीरीज चल रही है। उसका 14 नंबर का लेक्चर है। 14 नंबर के लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन आपका एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश होता है वो क्या क्या उत्पन्न करता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र, बी है विद्युत क्षेत्र, सी है बी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आएगा, जो एक कोई भी आवेश होता है वो स्थिर रहता है ना, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। लेकिन यदि कोई आवेश है वो गति करने लग जाता है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, उसके साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तो उसमें दोनों आएगा। लेकिन फिलहाल इसी क्वेश्चन में क्या आएगा, ओनली बी ऑप्शन आएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई होता है। ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो न्यूटन पर कूलम, ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन जूल पर कूलम है, ये आंसर इसका गलत आएगा। तो इसमें बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। सी को देख लेते हैं हम, वोल्ट पर मीटर बोल रहे हैं, उसमें वोल्ट पर मीटर। तो V इजगल टू क्या होता है, ई डी आर होता है। तो E इजगल टू क्या हो जाएगा, V बटा डी आर। और V क्या हो जाता है, वोल्ट, डी आर हो जाता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और जूल, इसको अपन लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं अपन जूल बटा मीटर, क्योंकि जो W बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, और इसका होता है जूल और न्यूटन, और ये एस होता है, इसका होता है मीटर। तो न्यूटन न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल होता है। यदि मैं इस मीटर को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूँ तो न्यूटन जूल बटा मीटर आ जाता है। तो जूल बटा मीटर, और के ये जो कूलम इनवर्स है इस पहले से है। तो इसमें सीधा सा दिख रहा है कि न्यूटन पर कूलम यदि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है तो जूल पर कूलम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो न्यूटन और जूल है वो फिर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो वही होता है जो अभी अपने देखा था, उसमें क्या होता है, न्यूटन पर कूलम आएगा, तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। ऐसा ही पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप या तो निकाल सकते हो, तो निकालने का तरीका बता दूंगा सबसे पहले तो आपको। तो एफ बराबर आपको पता है क्या होता है, एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे आप एप्सिलॉन का निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको इसका मात्रक पता है, न्यूटन होता है। और Q1 और Q2 को आप क्यू स्क्वायर लिख सकते हो इस एक टाइम के लिए, और Q बराबर लिख सकते हो आई टी, तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हो। Q1 Q2 को आप आई स्क्वायर टी स्क्वायर लिखोगे और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको डायरेक्ट बता दूँ मैं, तो आप या तो इसे याद कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ऐसा ही पद्धति में वो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन और मीटर, ये सॉरी मीटर स्क्वायर, इस हिसाब से होता है। ठीक है, अब आता है इसमें, हाँ यहाँ पे क्या है कि उसमें कूलम को आपने यहाँ पे एम्पियर और सेकंड में नहीं चेंज किया, क्यों बराबर आई टी नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट कूलम को कूलम ही लिख दिया, क्यों ऐसा ही मात्रा कूलम ही होता है उसका, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अब आगे आता है हाँ इसमें क्या है कि यहाँ पे ये है, इसकी जगह आई टी भी रख सकता है, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड भी रख सकता है, तो आप परेशान मत होएगा, इतना तो आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, किस नियम से दिया जाता है, कूलॉम के नियम से। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी विद्युतरोधी माध्यम का पेराविद्युतांक आपेक्षिक पेराविद्युता बोलते हैं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है। तो उसकी वैल्यू होती है 5। किसी विद्युत रोधी के लिए, विद्युत रोधी जिसमें विद्युत नहीं जा सकता, धातु के लिए पेराविद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। किसी भी धातु के लिए पेराविद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है, याद रखने वाली चीज़ है। अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि ऑप्शन ए कि उन पर लगने वाला विद्युत बल बराबर होंगे, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। तो 9th में आपका बी आता है वो दिख रहा है, क्योंकि देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अपन डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते कि उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे, लेकिन क्या होता है उन पर जो बलों के परिमाण होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा।
तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, इसमें देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग मान लीजिए इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र कुछ और दिशा में है, मान लीजिए इस दिशा में है। वो तो आपको कह रहा है कि इसका जो पथ कितना हो, पथ कैसा होगा, तो पथ भी बल कुछ इस प्रकार से लगेगा कि वो थोड़ी परवलयाकार गति करेगा, तो इसमें परवलय आएगा उसका पथ। और यदि वो 90 डिग्री पे तो वर्ताकार होता है, आपको पता ही है वो तो इस हिसाब से। तो इसमें ऑप्शन ए परवलयाकार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पृथकृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है। अब धनावेश दिया जाता है का क्या मतलब है, आप किसी चालक गोला है, इसको आप धनावेश दे रहे हो, मतलब इससे ये धनावेशित चार्ज हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। अब धनावेश दे रहे हो तो क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, यानी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है वो आप निकाल रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब उसका द्रव्यमान है वो क्या होगा, घटेगा। तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है एप्सिलॉन नोट की विमा क्या होगी। तो एप्सिलॉन नोट की विमा आप उसी से ही निकाल लीजिएगा जो अभी मैंने बताया था। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, 12th का आंसर आएगा इसमें सी, m-1l-3t4a²। जो अभी हमने लिखा था ना वो कूलाम स्क्वायर, फिर था आपका न्यूटन इनवर्स मीटर -2 ऐसा कुछ था। देखो क्या है कि इनको भी मैं तो डायरेक्ट निकालता हूँ, इनको याद रखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, कुछ एक दो होते हैं उनको आप याद रख सकते हो, बाकी आप इतना टाइम होता है कि आप निकाल सकते हो, और इतने ज़्यादा बड़े आते भी नहीं है कि नहीं निकल सकते। तो इसमें आता है 1/4 का मात्रा क्या होता है, होता है 9 × 10⁹। विद्युत तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो विद्युत तीव्रता होती क्या है, ई होती है, वो होती है वैसे तो न्यूटन पर कूलाम होती है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला और होता है, V बराबर EDR होता है, V बराबर EDR। तो E बराबर क्या होता है, E के लिए आप क्या करोगे, जो DR है इसको इधर भेज के DR यहाँ पे आ जाएगा। तो V क्या होता है, वोल्ट, DR क्या होता है, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर आएगा, तो बी ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अपन 3 × 10⁹ ESU स्टेट गुलाम होते हैं, वो कितने गुलाम के बराबर होते हैं, एक गुलाम के बराबर होता है, क्योंकि एक गुलाम के अंदर कितना 3 × 10⁹ ESU यानी स्टेट गुलाम होते हैं। कौन सा संबंध सही है, अभी मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, V बराबर EDR होता है, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, E = dV/dx। यहाँ पे dx क्या है, dx यहाँ पे दूरी है, एंड लेकिन हाँ इसमें नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्योंकि अभी तक हमारा जो काम पड़ा है वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नहीं पड़ा है, लेकिन होता क्या है, V = -EDR। जब भी आपको माइनस दिखे ना तो माइनस वाला ही लगाना आपको, सी ऑप्शन आएगा। इसमें करेक्शन कर लीजिए आप, सी ऑप्शन आएगा, E = -dV/dx, क्योंकि dV बराबर क्या होता है, -EDR होता है, और dr की जगह dx भी लिख सकते हो आप। dy किसका मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, गॉस के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, कि एक अविशिष्ट क्या नाम है, आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सतह पे पूछ रहा है, इसमें चालक के किसी बिंदु पे, तो सतह पे क्या होगा, चालक का मान लीजिए कोई भी सतह आप गोला ही मान लीजिए, उसकी सतह पे क्या होगी, शून्य तो बिल्कुल नहीं होगी, उसके लंबवत होगी, बिल्कुल सतह के लंबवत होगी, स्पर्शरेखा भी नहीं होती, 45 डिग्री पे भी नहीं होती, चालक की सतह की एकदम लंबवत होती है, तो ऑप्शन बी आएगा। इसमें सीधा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी कॉमन सेंस पे आता है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके मतलब एक तरह से आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस नियम इस प्रकार लिखा गया है कि E.dA बराबर 0 है। यहाँ पे क्या है, ये जो 1 नहीं है आगे, E.dA बराबर क्या है, 0, E.dA बराबर 0, ठीक है। तो मतलब इसका जो फाई है ना वो क्या है, 0। अब इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, पृष्ठ पर वेक्टर ई अवश्य ही शून्य होगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या मतलब हमेशा होना जरूरी है, जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये मान लीजिए कोई आपका जो आपका गाउसिये पृष्ठ है, अब इसके अंदर एक तो प्लस क्यों है और एक माइनस क्यों है, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य नहीं होगा, लेकिन इसका जो फाई है ना, जो फ्लक्स है वो इसमें शून्य होगा, क्योंकि फाई क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ रहा है। तो जो गाउसिय पृष्ठ है उसके अंदर सिग्मा क्यू 0 आ रहा है, तब इसका जो फ्लक्स है वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन ई 0 नहीं होगा। तो इससे आपको ये निष्कर्ष निकल रहा है कि
ए ऑप्शन तो क्या है यहाँ पे गलत है। बी ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई तल के लंबवत है। ऑप्शन सी है पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य है। ऑप्शन डी है फ्लक्स पृष्ठ में से केवल बाहर आ जा रहा है। तो क्या ऑप्शन डी आपको सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि यदि ये ऑप्शन इस प्रकार से होता है कि जितना अंदर जा रहा है पृष्ठ के, उतना यदि बाहर आ रहा है फ्लक्स, वो तो ठीक चल जाता। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ना, वो इसमें करेक्ट दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें क्या है कि पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य है, वो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि ये फाई है वो जीरो दिख रहा है आपको। तो ये जो विद्युत फ्लक्स है इसमें इसको बस जीरो बता रहा है डायरेक्टली। और बी ऑप्शन को मैं आपको क्लियरिफाई करा दूं, तो इसमें क्लियर क्या है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे ई तल के लंबवत है। तो ई क्या तल के लंबवत होना जरूरी है? क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि ई तल के लंबवत होगा तब तो जीरो होगा, लेकिन हमेशा नहीं हो, प्रत्येक बिंदु पर नहीं होगा। प्रत्येक बिंदु पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास बहुत सी ऐसी स्थिति बन सकती हैं जहाँ पे पृष्ठ के लंबवत नहीं हो फिर भी वो जीरो हो जाए। जैसे मैंने अभी बताई कि एक प्लस क्यों है, एक माइनस क्यों है। तब क्या आप ये बताइए, ई इस टाइम पे पृष्ठ के लंबवत है? बिल्कुल नहीं है, वो अपने हिसाब से कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी फ्लक्स आपका जीरो हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की यानी द्रव की बूंद को यदि आप आवेशित करोगे तो उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति, तो उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। क्योंकि द्रव को यदि आप आवेशित करोगे, द्रव की बूंद को, तो उसका आकार होता है ना, वो बढ़ता है, वो बढ़ने की स्थिति में आती है। तो उसकी जो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। एक खोखले गोले की त्रिज्या यदि आपको आर मीटर दी गई है, तो विद्युत विभव पूछा है, तो वी इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है आपका, शायद सी ऑप्शन आएगा, फोर्थ में सी आएगा। एंड उसके बाद में कह रहा है कि ई बराबर जीरो वाले क्षेत्र में विभव वी का दूरी के साथ क्या हो, आपको ग्राफ पूछा है। तो वी व्युत्क्रमानुपाती आर होता है, ऑप्शन बी आएगा इसमें फिफ्थ में। एंड 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी जो आपका गाउस का नियम का 6 नंबर का क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, तो ये ज़्यादा है, लगभग 21-22वां क्वेश्चन है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है, खोखले गोलीय चालक को क्या किया जाता है? धनावेशित किया जाता है, तो उसके भीतर का विद्युत विभव होगा शून्य, धनात्मक एवं समरूप, धनात्मक एवं असमरूप, ऋणात्मक समरूप। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई गोलीय आपका ये है आपका गोलीय चालक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आप पॉजिटिवली इसको चार्ज कर रहे हो। तब आपको एक चीज़ आपने 12th में पढ़ी होगी, या फिर आप यदि एयरफोर्स की तैयारी, मतलब डिफेंस या फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, तब आपको पता होगा कि खोखले यानी गोली चालक होता है, वो क्या होता है? उस पर आवेश हमेशा बाहर रहता है, अंदर क्या रहता है? आवेश जीरो रहता है। अंदर आवेश जीरो रहता है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र होता है वो तो जीरो रहता है अंदर, लेकिन जो विभव होता है वो कुछ ना कुछ होता है, और वो होता है KQ/R, जहाँ पे क्या क्या है? 1/4πε0। तो 1/4πε0 Q/R होता है। R क्या है? गोले की त्रिज्या है, और Q क्या है? जो आवेश होता है गोले पे, वो है। तो चलिए, ये तो बाद में की बात है, कितना होता है अभी फिलहाल अपन उसको V मान रहे हैं। तो वो गोले के अंदर है ना, खोखले गोले के अंदर भीतर है ना, वो प्रत्येक बिंदु पे सेम रहता है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे किसी बिंदु पे आप देख लीजिए, वो हर जगह सेम रहता है। इसका मतलब समरूप वाला आंसर तो आएगा। तो ए और सी तो इसमें कैंसिल हो गए, और बी और डी में आंसर आएगा, क्योंकि समरूप होगा। अब आपको इतनी चीज़ें पता चल गई, तब आपको पता होना चाहिए कि यदि बाहर आवेश आप धनावेशित कर रहे हो, तो उस पर आवेश क्या आएगा? गोले पे आवेश आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और मैंने कहा कि KQ/R होता है, तो जो आवेश Q यानी गोले का है, वही क्या होगा? विभव में, तो पॉजिटिव आएगा। तो बी ऑप्शन इसमें आएगा, धनात्मक वाला। एंड उसके बाद में आता है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य रहते हैं। विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, दोनों ही शून्य होते हैं। तो आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पे, तो अभी हमने बात की है कि गोलाकार जो ये है खोखला गोला, इसके केंद्र है ना, केंद्र या फिर अंदर आप देखें तो इसमें
जो ई है वो तो क्या रहता है, जीरो रहता है, लेकिन वी होता है वो कुछ ना कुछ होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो वी शून्य नहीं होता है एंड ये विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो सी ऑप्शन आएगा इसमें। निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई समानुपाती आर की पावर जीरो होती है? तो विद्युत द्विध्रुव के लिए तो क्या होता है, ई बराबर होता है 2kp/r³ ऐसा कुछ होता है, r³ आता है बटे में। बिंदु था इसके लिए k⁴r² होता है। हाँ, अनंत लंबाई की इसके लिए होता है σ/ε0 होता है, तो इसमें r का कुछ भी मैटर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी आएगा σ/ε0, है ना। या फिर अनंत लंबाई के बाद σ/ε0 ये होता है आपके लिए, देखो फॉर्मूला आपको कैसे डेराइव करना है, σ/2ε0 1 - cos थीटा। अब यहाँ पे अनंत बोला है तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो कोस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो σ/2ε0 होता है। तो जो इसके लिए आएगा σ/2ε0 अनंत के लिए, तो σ/2ε0 है, तो इसमें आर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि आर की पावर जीरो के क्या है, समानुपाती है, आर पे डिपेंड ही नहीं करता। विद्युत फ्लक्स का आपको वी में सूत्र पूछा है, तो φ=E/dA, इस फॉर्मूले से आप लगा देना और निकाल लेना। एंड यदि आप नहीं निकालना चाहें, याद करना चाहें, तो इसका आंसर होगा mL/t-3a-1, कैसे भी याद कीजिए अपने हिसाब से। एंड उसके बाद में आता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक टेस्ला तो होगा नहीं, हेनरी होगा नहीं, क्योंकि टेस्ला तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है, वोल्ट भी नहीं होगा, वोल्ट इंटू मीटर होगा, क्योंकि वोल्ट इंटू मीटर होगा क्या, क्या वोल्ट इंटू मीटर होगा, बिल्कुल वोल्ट इंटू मीटर क्यों होगा, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, ई डी आर होता है, एंड फाइव इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए। तो यदि इसको मैं आर से और मल्टीप्लाई कर दूं तो आर इंटू आर ए स्क्वायर हो जाता है, या फिर आप डायरेक्ट देखें तो वोल्ट यानी वी इक्वल टू ई डी आर, तो ई इक्वल टू वी बाई डी आर, तो ये हो जाता है वोल्ट पर मीटर। एंड जो फाइव होता है वो होता है ई डी ए, तो वोल्ट पर मीटर तो होता है ई का, और डी ए लगते ही मीटर स्क्वायर इसमें आ जाएगा, तो वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। तो आप शायद इतना समझ गए होंगे। एंड उसके बाद में आता है ध्रुवीय पेराविद्युत के लिए एग्जाम्पल है, तो CO2 है वो ध्रुवीय होता है, H2 ध्रुवीय होता है, NH3 तीनों ध्रुवीय होते हैं, ऑप्शन डी आएगा। ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे नहीं जाते हैं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बाय द वे आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनके लिए आपको तैयार रहना है। फिर आता है कि ऐसा ही पद्धति में आपको पूछा है कि विद्युतधारिता का मात्रक क्या होता है, फेरड होता है विद्युतधारिता का मात्रक, ऐसा ही पद्धति में विद्युतधारिता की विमा क्या होती है, तो विद्युतधारिता का फॉर्मूला होता है C/Q/V, तो Q बराबर आप IT निकाल सकते हो, और W बराबर V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो Q को यदि आप I²T² लिखो तो आप इसका आप निकाल भी सकते हो, W को आप क्या लिख सकते हो, तो I²T²/W, I²T²/W। अब I का क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर, T का क्या होता है, T2, और इसका क्या होता है, M1L2T-2। अब ये T4 बन जाता है, ऊपर जाने पर M-1 बनता है, L-2 बनता है, तो M-1 L-2 A2 T⁴। तो इसमें आंसर क्या, कौन सा आपका मैच कर रहा है, फोर्थ में कर रहा है आपका A, M-1 L-2 T4 A2, ठीक है, M-1 ये रहा। अब या तो याद कर लीजिए आप, कैसे भी कीजिए, लेकिन ये तो निकल जाएगा, सीधा सा है कि इस चालक की धारिता को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है, तो चालक की आकृति, चालक का आकार, चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें आपको चालक की इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चालक की आकृति होती है और चालक का आकार और समीपवर्ती जो माध्यम की प्रकृति है वो धारिता को प्रभावित नहीं करते हैं। तो फिफ्थ में आएगा डी, कोई प्रभावित नहीं करता है। एंड उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, तो वायु जो चालक की धारिता होती है गोलीय चालक की होती है 4πε0r। आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, तो द्रव्यमान की नहीं होती है समानुपाती, आयतन की नहीं होती है, क्षेत्रफल की नहीं होती, गोले की त्रिज्या की होती है। कुलाम वोल्ट बराबर होता है, तो कुलाम इंटू वोल्ट, तो क्यों बराबर क्या होता है, CV होता है। तो इसमें क्या पूछा है कि कुलाम बटा वोल्ट है या फिर क्या है, तो सेवन्थ में ये शायद कुलाम बटा वोल्ट आएगा, ये यहाँ पे इस प्रकार से है, तो कुलाम बटा वोल्ट फेरड होता है आपका, इसमें आंसर ए आएगा।
CGS में इसका क्या होता है, धारिता होती है, देखो धारिता क्या होती है, C बराबर क्या होती है, Q/V। तो ये जो CGS पद्धति में स्टेट गुलाम बटा स्टेट वोल्ट हो जाता है। एंड जब समांतर ये धारिता मतलब पट्टियों के बीच में आप दूरी बढ़ाओगे समांतर प्लेट में, तो इसकी धारिता तो होती है, जो धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यदि आप इन दोनों इनके बीच में दूरी को आप यदि इंक्रीज करोगे तो धारिता क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बी ऑप्शन आएगा 9th में, घट जाएगी। समांतर पट्टी का वायु में जब एक वायु से आप उच्च मतलब माध्यम में रखोगे तब क्या होगा, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर 4πε0r। अब यदि यहाँ पे इसको किसी माध्यम में रखते हो तो C माध्यम का परिवर्तनांक K है, तो 4πε0 K/r। तो ये K गुना हो रहा है और K की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो क्या कहेंगे आप कि ये बढ़ेगी। तो यदि आप किसी माध्यम में रखोगे ना तो वो बढ़ेगी धारिता। वो किसी वस्तु का पराविद्युतांक नियतांक हमेशा होता है 1 से बड़ा, 1 से अधिक होता है। अभी मैंने बताया एप्सिलॉन आर या फिर के की जो वैल्यू होती है वो मैंने कितनी बताई, 1 से ग्रेटर देन होती है। एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र की दो पट्टियों के बीच घुसाया जाता है, इसकी धारिता। तो शीशे की छड़ को यदि आप उनके बीच में मतलब घुमाओगे तब यानी उनके बीच में ले जाओगे तब उसकी यानी उसका के की वैल्यू A1 से बड़ा है और उसका एप्सिलॉन आर है वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो बढ़ेगी, इसी हिसाब से होगा। इसमें क्या कहा है हमने कि बीच में कोई माध्यम लगा देते हैं, तो इसमें शीशा है वो कोई माध्यम है। अगला क्वेश्चन आता है, एक समांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर, इसमें भी वही आएगा 13th में बी आएगा, सॉरी ए आएगा, बढ़ जाती है क्योंकि एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई होता है। संधारित्रों के समांतर क्रम में कौन सी समांतर क्रम होता है, तब देखो क्या होता है, इसमें इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, यदि ये V1 पे है ये V2 पे, तो इस पे भी ये V1 V2 से, इस पे भी V1 V2, इस पे भी V1 V2, तो तीनों पे विभवांतर समान होता है। और यदि आप समांतर श्रेणी में देखें ना तो श्रेणी में कुछ इस प्रकार से होता है, तो इससे जो धारा जाएगी वही इससे जाएगी, वही इससे जाएगी, तो उसमें धारा सेम होती है। अब आगे आता है कि दो आवेशी चालक गोलों को गोले जिन पर आवेश भिन्न भिन्न मात्रा में सुचालक तार द्वारा संबंधित कर दिया जाता है, तो गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेंगी, कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेगा, कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। तो इसमें क्या है, आवेश ही ओनली आवेश ही संरक्षित होता है, क्योंकि दोनों को आप क्या करते हो, एक जोड़ देते हो। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आज के यहीं पे कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे आज क्या क्या अध्ययन किया, हमने एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो कूलाम से जो फोर्स है, कूलाम का नियम, उस पर अध्ययन किया, और उसके बाद में हमने गॉस के नियम का अध्ययन किया, और फिर हमने धारिता होती है कैपेसिटेंस, उसका भी क्वेश्चन किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।